देखिए, संकलित समंकों का यानी 31 समंकों का वर्गीकरण करने के पश्चात उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम उसे सारणी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम सारणीयन कहते हैं, या हम उसे चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम चित्र में निरूपण कहते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं प्रस्तुतिकरण के बारे में। तो देखिए, संकलित समंकों के वर्गीकरण करने के बाद उनकी तुलना करने के लिए, उनका निष्कर्ष करने के लिए, उन्हें आसान बनाने के लिए हमें उनका उचित प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक होता है। प्रस्तुतिकरण अगर हम नहीं करेंगे तो कई हमें विश्लेषण करने में तकलीफ होगी, उनका मूल्यांकन करने में तकलीफ होगी, और फिर हम आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। वही एक समस्या और आती है कि इसके बिना समंकों से प्राप्त होने वाली बहुत सी सूचनाएं जो होती है वो भी छिपी रह जाती है। इसलिए आंकड़ों का यथोचित आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ताकि हमारे पास अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके। सामान्यतः आंकड़े को 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। या तो पाठ के विषय के रूप में प्रस्तुत करेंगे, या उसे सारणी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, या उसे हम चित्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसे हम चित्र में निरूपण कहते हैं, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तुतिकरण का पहला चरण, यानी हम आंकड़ों को पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। जब आंकड़ों को परिणाम मतलब आंकड़ों का जो परिमाण है, उसकी जो संख्या है बहुत अधिक न हो, तो हम उसे पाठ विषय प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये आसान भी है। पाठ विषय प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों का विवरण पाठ के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे पाठ विषय प्रस्तुतिकरण कहते हैं। जब हमारे पास संख्यात्मक मान यानी समंकों की संख्या ज्यादा नहीं हो, तो ऐसी दशा में उसे हम पाठ विषय प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आंकड़ों को पाठ्य सामग्री रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इंडेक्स के रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं। वही अगर हमारे पास आंकड़े ज्यादा है तो फिर हम उसे सारणी में प्रस्तुत करेंगे। इसलिए दूसरा पॉइंट आता है आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, टेबुलाइजेशन। सांख्यिकी तत्वों का वर्गीकरण करने के पश्चात उनको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, उनका निर्वचन करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए उनका सारणीयन करना आवश्यक होता है, यानी उन्हें सारणी के रूप में दर्शाना आवश्यक होता है। और इसे हम सजातीयता आधार पे, विजातीय आधार पे, गुणों के आधार पे, लक्षणों के आधार पे हम इन्हें सारणी के रूप में दर्शा सकते हैं। इससे संकलित समंकों को सरल भी किया जा सकता है, संक्षिप्त भी किया जा सकता है, बोधगम्य भी किया जा सकता है, और सुव्यवस्थित भी किया जा सकता है, ताकि उनकी व्याख्या करके हम यथोचित आवश्यकता अनुसार उचित निर्णय निकाल सके, निष्कर्ष निकाल सके, और अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। तो बच्चों, जो भी हमारे पास संकलित समंक है, एकत्रित आंकड़े हैं, उनको सरल बनाने के लिए हम उनका वर्गीकरण करते हैं। लेकिन वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें दर्शाएंगे कैसे, उन्हें प्रस्तुत कैसे करेंगे, इसलिए हम अगला स्टेप होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण के भी कई तरीके होते हैं कि हम उन्हें पाठ विषय के रूप में दर्शाए, या सारणी के रूप में दर्शाए, या उन्हें हम चित्र के रूप में दर्शाए। तो इस तरह से बात करते हैं सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, जो कि प्रस्तुतिकरण की एक अच्छा तरीका है। संकलित संख्यात्मक तथ्यों को खानों के रूप में, पंक्तियों के रूप में, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, सारणी कहलाती है। तो यहाँ पे हम सारणी बनाएंगे जिसमें कई तरह के रो, कॉलम होंगे, तो इस तरह से दर्शाने क्या कहलाता है, सारणीयन कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हम सारणीबद्ध या सारणीयन कहते हैं। सारणीयन की उद्देश्य क्या है, क्यों सारणीयन करना जरूरी है? तो देखिए, समंकों को सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करेंगे, सारणीयन करेंगे, ताकि हम उनको विभाजित करके समझ सके। तुलनात्मक अध्ययन करने से इससे सुविधा मिलेगी, ताकि हम उसका मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाल सके। समानता विषमता का विभाजन कर सके। न्यूनतम स्थान पर तथ्यों का हम ज्यादा प्रस्तुत कर सकते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण को हम और आसान बना सकते हैं, और जटिल तथ्यों को भी हम सरल बना सकते हैं। सारणीयन में प्रयुक्त जो वर्गीकरण है, उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण करेंगे वो गुणात्मक वर्गीकरण सारणीयन होगा। सारणी में हम दूसरा मात्रा के आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, समय के आधार पर भी उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, और स्थान के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुणों के आधार पर कैसे बच्चों। तो जब वर्गीकरण गुणात्मक विशिष्टता के साथ किया जाता है तो इसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं, यानी किसी गुण के आधार पर अगर हम दर्शाते हैं तो इसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। मात्रा के आधार पर अगर आप वर्गीकरण कर रहे हो, फिर उसे टेबल में दर्शाते हैं, तो उसे मात्रात्मक वर्गीकरण या सारणीयन का रूप कहते हैं। जैसे कद, भार, आयु, इसके आधार पर। वही बच्चों बात करें कालिक वर्गीकरण, समय के आधार पे अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम कालिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे दिन, समय, दिन के रूप में, घंटे के रूप में, हफ्ता के रूप में, महीने के रूप में, वर्ष के रूप में, अर्धवार्षिक, जिस आधार पे हम दर्शाते हैं उसे हम कालिक वर्गीकरण कहते हैं। फिर बच्चों आता है स्थानिक वर्गीकरण। जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाता है, क्षेत्र विशेष के आधार पर किया जाता है, तो उसे हम स्थानिक वर्गीकरण, जैसे गांव, ढानी, कस्बा, जिला, राज्य, तहसील, पंचायत समिति, तो इस आधार पर जो होता है वो स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। सारणीयन करते समय हमें महत्वपूर्ण चीजें ये ध्यान रखना जरूरी है, यानी एक अच्छी सारणी कैसे बनाई जाए। तो एक अच्छी सारणी के क्या क्या गुण होने चाहिए, या सारणी के क्या क्या नियम होने चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो जो भी सारणी बनाए, एक तो वो छोटी बने, एक आकर्षक बने, याद करने योग्य हो, बोधगम्य हो, सरल हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, वो होनी चाहिए।
तो स्पष्ट भी होनी चाहिए, मितव्ययी भी होनी चाहिए। खानों एवं पंक्तियों को विभाजित करने वाली होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए। विश्लेषक और टिप्पणी भी होनी चाहिए, उसमें फुटनोट भी होना चाहिए, टिप्पणी भी होनी चाहिए। सामग्री का स्रोत क्या है उसका भी उल्लेख होना चाहिए कि ये सारणी हमने कहाँ से ली, किस तरह से इसको दर्शाया गया, और संख्या क्रम होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा और हमें गणना करने में तकलीफ होगी। सारणी के प्रमुख भाग कैसे होते हैं, जब अगर हम सारणी बनाते हैं तो उसके क्या क्या भाग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो होता है सारणी की संख्या की, ये टेबल कौन से नंबर की है, और इसका टाइटल, तो इसकी हेडिंग हो, सबसे पहले सारणी की शुरुआत हेडिंग और उसके टाइटल से होती है, नंबर से होती है। फिर उसके अंदर हम उसके स्तंभ बनाए जाते हैं, उपशीर्षक बनाए जाते हैं। फिर उस सारणी के मुख्य पार्ट होता है जिसमें हम जो चीज़ दर्शाना चाहते हैं। फिर नीचे टिप्पणी होती है जिसे हम फुट नोट कहते हैं। रेखाएं खींचते हैं, रिक्त स्थान छोड़ते हैं वहाँ पे, और पदों में जो भी जो हमने दर्शाया उसका अरेंजमेंट करते हैं। और लास्ट में हम जो सारणी बनाई उसके डेटा कहाँ से लिए उसका हमें सोर्स बताना होता है। तो ये एक सारणी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चलिए आपके सामने एक उदाहरण है, ये सारणी का शीर्षक हम यहाँ रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सारणी की संख्या लिखेंगे, कौन से नंबर की सारणी है। अब यहाँ पे ये सारी पंक्तियाँ हैं और ये सारे ये रो है और ये सारे कॉलम हैं, तो इस तरह से रो कॉलम बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे इसको स्तंभ शीर्षक बोलते हैं। ये अपने आप में कॉलम है, ये अपने आप में कॉलम है, ये अपने आप में कॉलम। तो इसका कॉलम का जो हेडिंग है इसको कॉलम हेडिंग या इसको स्तंभ शीर्षक कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और इसके अंदर यहाँ पे रो में जो टॉपिक होता है उसको अनुशीर्षक कहते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ आंकड़ों को दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे इनकी तुलना किस आधार पे करें ये बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे फुट नोट लिखेंगे, जो भी हमें टिप्पणी लिखनी है और ये कहाँ से लिए इसको हम सोर्स के रूप में दर्शाएंगे। फिर बच्चों बात करते हैं आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। अब तीसरा तरीका पड़ता है, जो आंकड़े हमारे पास एकत्र हुए उनको चित्र के रूप में कैसे दर्शाए, रेखा चित्र में कैसे दर्शाए, उसे आरेखी प्रस्तुतिकरण कहते हैं। वर्गीकृत समंकों को सरल बनाने के लिए, याद करने योग्य बनाने के लिए, उन्हें आसान शब्दों में समझने के लिए चित्र में प्रदर्शन किया जाता है। क्योंकि जो सारणी जो बनाई जाती है उसे अशिक्षित वर्ग या जन सामान्य समझ नहीं पाता है, तो उन्हें समझाने के लिए, उन्हें आसान शब्दों में समझाने के लिए चित्र में प्रदर्शन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ सके। समंकों का सारणियों द्वारा प्रस्तुतिकरण करने में सारणी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, जिन्हें याद करना भी मुश्किल होता है, कठिन होता है। अतः सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार की प्रस्तुतिकरण सारणी उपयोगी भी नहीं होती है, क्योंकि समंकों को जन सामान्य इसमें ज़्यादा रुचि भी नहीं लेते हैं और वो इसे समझ भी नहीं पाते हैं। तो समंकों को आसानी से समझाने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रों के द्वारा अगर सारणी बनाई जाती है तो इसे चित्र में निरूपण कहा जाता है। यह प्रस्तुतिकरण की एक ऐसी विधि होती है जिसमें समंकों को एक आकर्षक ढंग से दर्शाया जाता है, सजाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ताकि जन सामान्य इन चित्रों को देखकर भी आसानी से समझ सके और उनके लिए वो आंकड़े लाभदायक हो सके। आवश्यकता क्यों है, क्यों चित्रों का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति के लिए सारणी किसी काम की नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए चित्र में प्रदर्शन होना चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए और ये आकर्षक भी होती है ताकि जल्दी से हम इसे इफेक्टिव होती है, ताकि समझने में आसानी होती है, समझने में और याद रखने में आसान होता है। वही इसकी उपयोगिता अगर लाभ देखें तो इसमें आकर्षक, ये रोचक भी होती है, समय, श्रम और धन तीनों की बचत भी होती है, तुलनात्मक अध्ययन भी हम आसानी से कर सकते हैं और चित्रों को समझने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की या शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, इसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता है। इससे आंकड़ों को आरेख की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है। अब मुख्य आरेख के निम्न प्रकार क्या है। अगर हम रेखा चित्र में इसे दर्शा रहे हैं तो इसके क्या क्या प्रकार होंगे। तो देखिए, एक तो ज्यामितीय आरेख होता है, इसमें दंड आरेख और वर्त आरेख बनाए जाते हैं। दंड आरेख की बात करें तो यहाँ पे इसे बार डायग्राम में दर्शाया जाता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। चलिए बच्चों, एक एक आरेख यानी एक एक रेखा चित्र को समझते हैं। आरेख का मतलब रेखा चित्र होता है, ठीक है। दंड का मतलब बार होता है। सरल दंड आरेख का मतलब होता है सिंगल बाई डायग्राम। रेखा चित्र में मोटाई न होने के कारण वो आकर्षक नहीं होते, इसलिए हम दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये इसका प्रयोग तभी कर सकते हैं जहां पदों की संख्या हमारे पास कम हो, तो वह सरल दंड आरेख बनाया जाता है। इसमें केवल एक ही तथ्य से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे एकल दंड आरेख भी कहते हैं। इनकी रचना विधि को रेखा चित्र की तरह ही दर्शाते हैं। जैसे रेखा चित्र में अपन ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे दंड का प्रयोग किया जाता है, बार डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने बात करते हैं, अब यहाँ इन आंकड़ों को देख के समझ में आ रहा है कि 2007 में सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंटों की संख्या थी। अगर हम इसको देखें तो 2005 में हमारे पास स्टूडेंटों की संख्या थी 9 में और भी कम हुई। तो किस हिसाब से ये लेवल बनाया गया ये दर्शाया जाता है। तो दंड आरेख भी एक रेखा चित्र की होता है। देखो, रेखा चित्र में क्या होता है कि यहाँ पे सिंबल लाइनें लिखी होती हैं और यहाँ ऐसे बनाए जाते हैं। बार डायग्राम में इनकी मोटाई और चौड़ाई पर ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे इनकी मोटाई बोलते हो या चौड़ाई होती है, बराबर आकार में होती है और इस आधार पर इन्हें आसानी से समझा जाता है। इसे दंड आरेख कहते हैं या सरल दंड आरेख भी कहते हैं। ये आरेख भी 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ये चित्र भी 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, खड़े या
क्षितिज आड़े आकार में। तो ये जो खड़े बने हुए हैं इसे उदंग दंड आड़े चित्र भी कहते हैं। वही अगर हम इसको क्षैतिज दंड चित्र में भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखिए 2005 में 50 थे, फिर 6 में ये 100 पहुंच गए, 250 पहुंच गए, तो इसको इस तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। अगर हम इसको पैरेलल बेस में दर्शा रहे, अगर हम इसे भुजांग के पैरेलल यानी समांतर क्रम में दर्शा रहे, तो इसे क्षैतिज दंड चित्र भी कहते हैं। अब आता है द्विगुणी दंड चित्र, जहां पे दो गुणों में आपस में तुलना करनी हो, समांतर रूप में दर्शाना हो, तो उसे युगल दंड चित्र भी कहते हैं। जब दो गुणों की आपस में तुलना करनी हो या दो दंडों को एक साथ दर्शाना हो तो यहाँ पे द्विगुणी दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है, और अगर दो से ज्यादा का प्रयोग किया जाता है उसे बहुगुणी दंड चित्र भी कहते हैं। इसमें दंडाकार एक दूसरे के सटाकर बनाए जाते हैं, एक दूसरे के टच करके बनाए जाते हैं। इस प्रकार के दंड चित्र में प्रत्येक तथ्य के लिए अलग अलग दंड बनाए जाते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉलेज के आंकड़े हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पर समय दे रखा है। यहाँ पे आपके सामने एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है। ये ब्लू बार है, ये रेड बार है, ये दो दंड है, तो इसे द्विगुणी दंड कहेंगे। अब अगर हम तुलना करें तो बीकॉम में 2002 में 50 थे, तो वही 2003 में ये 75 पहुंच गए। वही बीए में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2002 में 100 बच्चे थे, जबकि 2003 में घट के 80 हो गए। ऐसी बीएससी में बात करें जहाँ 150 थे, वहाँ 170 पहुंच गए। तो इससे दो फायदे क्या हो रहा है कि एक ही युगल में, एक ही चित्र में हम दोनों दंडों को दर्शा रहे हैं और तुलना भी कर रहे हैं। तो जब तुलनात्मक अध्ययन करने हो तो हम युगल दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं त्रिगुणी दंड चित्र या बहुगुणी दंड चित्र, जहाँ दो या दो से अधिक तथ्यों को अगर हम तुलनात्मक रूप से दर्शाते हैं तो वहां पे बहुगुणी दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने 2002 2003 हमें समय दे रखा है, और यहाँ पे आर्ट्स, बीकॉम, बीएससी और एग्रीकल्चर संकाय में हमें तुलना करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आर्ट्स की लाइन है, या आर्ट्स का दंड आरेख है, ये बीकॉम कॉमर्स का दंड आरेख है, ये बीएससी का दंड आरेख है, और ये एग्रीकल्चर का दंड आरेख। तो यहाँ हम कॉलेज वर्ग के आधार पर इसकी तुलना कर सकते हैं कि 2002 में हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, कौन कौन से फैकल्टी में, 2003 में हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट थे, और इससे हमें अच्छे से याद भी हो सकता है, समझ में आ सकता है। जैसे 2002 में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर हम देखें तो आर्ट्स में थे, जबकि 2003 में सबसे ज़्यादा बच्चे साइंस में थे। तो इस तरह से आरेख जो बनाए जाते हैं उसे बहुगुणी दंड आरेख कहते हैं। तो दंड आरेख एक तरह से रेखा चित्र ही होता है बस, लेकिन इसमें जो डायग्राम बनाया जाता है वो बार डायग्राम, जो दंड बनाया जाता है उनकी चौड़ाई को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे दंड आरेख कहते हैं। अब वर्त आरेख, अब तक हमने दंड आरेख पढ़े, अब वर्त आरेख अगर हम सर्कल के रूप में बनाते हैं तो उसे हम वर्त आरेख कहते हैं या वर्त चित्र भी कहते हैं। इसे कोणीय चित्र भी कह सकते हैं क्योंकि ये कोण के आधार पर बनाया जाता है। इसे वर्ताकार या पाई चार्ट भी कहते हैं। देखिए वर्त चित्र वर्ग चित्रों की तुलना में अधिक सरल और आसान होते हैं, आकर्षक होते हैं, लेकिन ये अनुपात और त्रिज्या के रूप में नहीं दर्शाया जाता है, त्रिज्याओं के आधार पर इनकी रचना की जाती है। वर्तीय आरेख का प्रयोग तब किया जाता है जब दिए गए आंकड़ों के मूल्यों में अंतर अत्यधिक हो, इनमें परिणामों को क्षेत्रफल के रूप में अगर हमें दर्शाना हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए जो और इसमें जो परसेंटेज मान रखा जाता है वो 100 रखा जाता है, और वर्त जो अगर हम बात करें तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री के आधार पर इसको दर्शाएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि संगत कोण बराबर संगत मान अपॉन कुल मूल्य मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए माना कि राजस्थान राज्य की वार्षिक आय 20,000 करोड़ है। इसके संगत आंकड़ों को वर्तीय या कोणिक चित्र में हमें दर्शाना है। तो देखिए कृषि में 6,000 करोड़ आय है, लघु उद्योग से 4,000 करोड़ की आय है, भारी उद्योगों से राजस्थान सरकार को 1,500 करोड़ की आय प्राप्त होती है, सेवा क्षेत्र में 8,000 करोड़ की आय प्राप्त होती है और अन्य से 500। तो इस प्रकार से 20,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। अब इसका संगत कोण निकालेंगे तो इस तरह से देखिए 6,000 कितने पे, 20,000 पे 6,000 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई 360 डिग्री तो 108 डिग्री का रेशियो ये ले रहा है। 4,000 बटा 20,000 मल्टीप्लाई 360 तो ऐसे 72 डिग्री का क्षेत्रफल ये ले रहा है। तो इस तरह सबसे ज्यादा 144 डिग्री इसका रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनकम हो रही है वो सेवा क्षेत्र से हो रही है। अब इसको अगर हम वर्त में दर्शाएंगे तो इस तरह दर्शाएंगे। तो यहाँ एक वर्त, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को आय किससे प्राप्त हो रही है, सेवा क्षेत्र से, क्योंकि 144 डिग्री का कोण ये सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। उसका दूसरी आय उसे कृषि से हो रही है 108 डिग्री का। उसका तीसरी उसको सबसे ज्यादा आय 72 डिग्री हो रही है लघु उद्योगों से। उसका सबसे ज्यादा चौथी आय उसे भारी उद्योगों से हो रही है 27 डिग्री, और सबसे कम अन्य से हो रही है। तो इस तरह से अगर हम इसे वर्त के रूप में दर्शाते हैं तो इसे वर्तीय आरेख या वर्त चित्र कहते हैं। अब बारंबारता आरेख की बात करते हैं। समूहीकृत बारंबारता वितरण में प्रस्तुत आंकड़ों को सामान्यतः बारंबारता के रूप में दर्शाया जाता है, जैसा कि आयत चित्र या बारंबारता बहुभुज या बारंबारता वक्र या इसे ओजाय वक्र या तोरण वक्र भी कहते हैं। चलिए आवर्ती आयत चित्र की बात करते हैं। जब आयताकार में इसको दर्शाया जाता है तो इसे आवर्ती आयत चित्र कहते हैं। ये द्विविमा आरेख होता है, यानी दो विमा में दर्शाया जाता है। यह आयतों का एक ऐसा समुच्चय होता है जिसने वर्ग सीमाओं के अंतराल के आधार पर कार्य करते हैं और जिनके क्षेत्रफल के वर्ग बारंबारता अनुपात में दर्शाए जाते हैं। आवर्ती बहुभुज की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी पॉलीजियन की बात करें, तो आवर्ती आयत चित्र को आवर्ती बहुभुज में परिवर्तित किया जा सकता है। इस हेतु आयत की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु को सरल रेखाओं में दर्शाया जाता है।
फिर बच्चों बात आती है कि फिर इन बिंदुओं को आपस में मिलाकर तथा पहले और अंतिम बिंदुओं के आधार पर मिलाकर आवर्ती बहुभुज बनाया जाता है। यदि आवर्ती बहुभुज के आयतों के शीर्ष के मध्य बिंदु के पैमाने से न मिलाकर मुक्त हस्त से मिलाने पर जो वक्र बनता है उसे आवर्ती वक्र कहते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर है, तो यहां हमने इसको एक आयत बना दिया, ये सारे विमा में है। अब यहाँ पे इनको बीच में लेकर एक वर्ग से दर्शाती है, तो ये बीच का मुद्दे बन गया आवर्ती बहुभुज। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40, 40 से 50। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 20 से 30 में। तो इस तरह से ये एक चार्ट बन गया आवर्ती बहुभुज का। अब बात करते हैं ओजाय वक्र, जिसे हम संचयी आवर्ती वक्र कहते हैं। वर्गांतरों की ऊपरी सीमाओं को भुजांक्ष पर दर्शाएंगे और संचय आवर्ती को हम कोटि अक्ष पर दर्शाएंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। इससे जो वक्र बनता है उसे संचय आवर्ती वक्र कहते हैं और इसे ही ओजाय वक्र कहते हैं। ओजाय वक्र भी दो प्रकार का होता है, क्योंकि ये खुली सीमाओं के आधार पर होता है, या तो से कम मूल्य पे होगा या से अधिक मूल्य पे होगा, इसलिए मोर देन मेथड और लेस देन मेथड पर यह दर्शाया जाता है। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा का प्रयोग करके बनाया जाता है तो उसे से कम रीति के आधार पर कहेंगे, और निचली सीमा का प्रयोग करके बनाया जाता है तो उसे से अधिक से कहेंगे। यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पे 100 छात्रों का सांख्यिकी प्राप्तांक हमारे सामने दे रखा है। संचय आवर्ती वक्र की रचना करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। देखिए मिड वैल्यू कैसे निकलती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे 0 से 5, 5 से 10, सॉरी मध्यिका निकालनी है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और ऐसे 35 से 40 दे रखा है। अब यहाँ हमारे सामने ये इनकी क्या दे रखा है, 4, 6, 10, ये इसकी क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे सी एफ बनाएंगे और फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने इसके मिड वैल्यू निकाल ली और फिर इसकी सी एफ बना ली और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज किया और ये हमारे मार्क्स आ गए। तो इस तरह के वर्ग को हम ओजाय वक्र में दर्शाते हैं। तो ये ओजाय वक्र जो होता है वो खुले वर्ग शीर्ष मूल्य, खुले शीर्ष वाले मूल्यों के आधार पर बनाया जाता है। ये से कम या से अधिक के रूप में होता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि प्रस्तुतिकरण 3 प्रकार से हो सकता है। चित्रों के आधार पर हो सकता है, पाठ विषयक हो सकता है, या रेखा चित्र के आधार पर हो सकता है। लेकिन सबसे जो आसान है वो रेखा चित्र विश्लेषण चित्र में विश्लेषण होता है, क्योंकि इसे आसानी से समझा भी जा सकता है और निरक्षर व्यक्ति भी इसे समझ सकता है।